वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान मुझे अपने घर जैसा लगता है। फादर ऑफ नेशन अगर किसी को कहें, किसी पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी है। और पाकिस्तान के लिए कहिए, जिना तो यूं ही बदनाम है। पता नहीं किस आतंकी संगठन को चंदा देता होगा। उस जैसा आदमी ये बता रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, भारत पाकिस्तान संबंध कभी अच्छे होने ही नहीं चाहिए। ये लोग हुर्रियत के साथ मिलकर के कश्मीर में अटैक प्लान करते थे। आज वो हुर्रियत नहीं है जो उनके कहने पर पाकिस्तान के लिए कश्मीर में माहौल बनाएगा। वो पाकिस्तान जिंदाबाद दिल्ली में रह के कर लेते थे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद, और इस पर किसी को कोई आपत्ति ही नहीं थी। आपने लाहौर नहीं देखा तो फिर आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव अब इस देश में चलता नहीं है, और इस बात का दर्द बहुत सारे लोगों को आज तक है। राहुल जी, दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। नेता विपक्ष राहुल गांधी जो इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूं। और उनके भरोसेमंद नेता सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान मुझे अपने घर जैसा लगता है। दर्शकों, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो ये कह रहे थे कि जब तक भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला। वो जैसे कटोरा लेकर के भीख मांगता फिरता है पूरी दुनिया में, वो कटोरा हमेशा उसके हाथ में रहने वाला है। उनका ऐसा मानना है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएं भारत के, तो फिर पाकिस्तान के लिए कुछ हो सकता है। अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उनका पाकिस्तान प्रेम सामने आ रहा है। यह क्या दर्शाता है? अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से इनकी पार्टी के प्रवक्ता बात करते हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के प्रवक्ता बात कर रहे हों। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कुछ नहीं बोला गया, कितने सवाल पूछे गए सरकार से, सेना से। ये काउंटिंग चल रही थी कि देखिए ना, 21 बार, 31 बार, 41 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया सीज फायर हमने कराया है, तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं, माय फ्रेंड मोदी, हमें अपनी मित्रता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। खबरें हैं बहुत जल्द जो अतिरिक्त टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया है वो भी हटने वाला है। लेकिन इस देश के नेता विपक्ष जो डेड इकोनॉमी बताते हैं भारत की इकोनॉमी को, जो चौथी बड़ी इकोनॉमी है पूरे विश्व की, सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं दर्शकों, ये तथ्य हैं। लेकिन कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम और जिस तरीके से ये हाल फिलहाल श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ हुआ, जैन जी, बकायदा उनका नाम लिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि भारत के युवा वो सड़कों पर उतरेंगे। आज नेपाल में हुआ, कल को भारत में होगा। यहां के युवा देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटेंगे। ये कैसी भाषा है? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये तो पराकाष्ठा है बदतमीजी की। राहुल जी, ये वही सैम पित्रोदा है ना जो 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कहा कि इंदिरा गांधी के समय जो ऐसा हुआ था कि किसी की संपत्ति किसी को चली जाएगी, जैसा अमेरिका में है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति वाली बात की तो सैम पित्रोदा को जो है उनके ओवरसीज अध्यक्ष पद से हटा दिया गया जी, और बताया गया कि इनको तो हटा दिया जी कांग्रेस से। और जैसे चुनाव खत्म हुआ वो फिर से ओवरसीज के अध्यक्ष बने। कांग्रेस तो भाई, कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस जिस हिसाब से कर रही है, और पाकिस्तान प्रेम और कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे की, भाई आप इतिहास का मूल्यांकन करें तो कांग्रेस का इतिहास तो वहीं से है ना राहुल जी। अब लोग कहते हैं कि भाई फादर ऑफ नेशन अगर किसी को कहें, किसी पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी है। और पाकिस्तान के लिए कहिए, जिना तो यूं ही बदनाम है। पाकिस्तान क्यों बना राहुल जी? तो वहीं से तो कांग्रेस का इतिहास है। और वो जो प्रेम था, जो नेहरू जी का अगाध प्रेम था, जो अगाध प्रेम ये कहता है कि भाई कश्मीर में 370 होना चाहिए, जो अगाध प्रेम उनको तब
जब भारतीय सेना आगे बढ़ रही है कश्मीर के हिस्से में, वो अगाध प्रेम उनको यूएन जाने से के लिए मजबूर कर देता है और फिर पीओके जैसी कोई चीज पाकिस्तान के पास रह जाती, नहीं तो पूरा का पूरा कश्मीर आपके पास होता। तो कहानी यह है पाकिस्तान प्रेम और कांग्रेस का तो ये हाल है राहुल जी की आप पाकिस्तानी अखबारों में, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर वहां के जो लोग खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं वो क्या सोच रखते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। शाहिद अफरीदी आप जानते हो भारत के लिए क्या क्या बकवास करते रहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या क्या किया उसने। शाहिद अफरीदी टेलीविजन पे बैठ के ये कह रहा है कि राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। राहुल गांधी बहुत अच्छी बातें करता है, राहुल गांधी जैसी बातें कोई करता नहीं है। इंडिया में एक ही नेता, वो है राहुल गांधी, और ऐसे ऐसे बात करता भाई वो। अब आप ये समझ लो कि एक शाहिद अफरीदी जैसा आदमी जो खुद कट्टरपंथी है, पता नहीं किस आतंकी संगठन को चंदा देता होगा, हाफिज सईद, मसूद अजहरों जैसों को वो मुजाहिद बताता है, उस जैसा आदमी ये बता रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को होना चाहिए। और वो एक अकेला वाकया नहीं है राहुल जी। पाकिस्तान टेलीविजनों पर जो वहां के राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी के आने से भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब, जबकि हमारा ये मानना है राहुल जी, आपका भी यही मानना होगा कि सरकार कोई भी हो, भारत पाकिस्तान संबंध कभी अच्छे होने ही नहीं चाहिए। क्यों होने चाहिए भाई? ठीक है, एक बार जो कुछ होना था हो गया, क्या हमेशा उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे क्या? अरे अपने देश के बारे में बताइए ना, क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी विचारधारा और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। पाकिस्तान से संबंध कैसे होने चाहिए, मुझे लगता है इस पर तो पूरा देश एकमत होना चाहिए कि सुबह शाम जूते का लाइसेंस हो, यही पाकिस्तान से संबंध होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को उम्मीद नरेंद्र मोदी में नहीं दिखती है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू मेजोरिटी का लीडर है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान करता है, नरेंद्र मोदी को नहीं होना चाहिए। और वो ये सब नैरेटिव प्ले करते हैं, और इसी नैरेटिव में फिर अगली बात ये होती है कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। कांग्रेस की सत्ता थी तो फिर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, हम लोग आसानी से रहते थे, आसानी से पाकिस्तान से लेकर के जगह जगह जहां जिसको आना जाना था वो आना जाना कर लेता था। पाकिस्तानी यहाँ बम फोड़ते थे तो भी उनका कुछ नहीं होता था। अभी देखिए ना, जो मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ में जो यासीन मलिक है, उनके मुलाकात, उनकी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बहुत सारी मीडिया में खबरें हैं। में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच के मुख्य अतिथि था वो, चीफ गेस्ट, और उसको देश के प्रधानमंत्री शॉल भेंट कर रहे हैं। और आज वो तिहाड़ में मौत की भीख मांग रहा है, बीमारियों से मरने तैयार है। उसकी बीवी कश्मीर छोड़ के पाकिस्तान भागी हुई है। वो पाकिस्तान के चैनलों पर जो है लाइव आती है, डिबेट करती है और बोलती है कि भारत मोदी जो है यासीन मलिक साहब को मार देगा। यासीन मलिक नाम का ये जो आतंकी है, इसने कितने लोगों की जान ली है, इसने कितने लोगों को बेवा किया है, कितनी महिलाओं बहनों को, और कितने घर इसने उजाड़े हैं, उसका कोई हिसाब है? किसी के पास कोई हिसाब नहीं होगा राहुल जी। और मरेगा तो क्यों नहीं मरेगा? जेनोसाइड हुआ, बात है, उसमें दिक्कत क्या है? जो जेनोसाइड हुआ राहुल जी, कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ, जो 90s में भगाए गए, उसमें ये सबसे बड़ा नाम था। वहां जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स मारे गए उस हिंसा के दौरान, उसमें ये शामिल था राहुल। और इस तरह के लोगों को दिल्ली में, अरे आप सुनते होंगे हुर्रियत, कश्मीर मसले पर हुर्रियत को भी शामिल करिए। अरे ये क्या बला है भाई? नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए, अमित शाह जब दिल्ली आए, बोले यार ये गजब बवाल है, पाकिस्तान से बात करनी है तो हुर्रियत को शामिल करो, कश्मीर में कुछ करना है तो हुर्रियत को शामिल करो। आज वो हुर्रियत कहां है राहुल जी? दिल्ली से डेलीगेशन जाता था उन लोगों से मिलने के लिए, राइटर्स का, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, और वो वहां जा करके कश्मीरी वाजवान खाते थे और वो फिर डिस्कस करते थे कि भारत पाकिस्तान संबंध कैसे होंगे, भारत कश्मीर को लेकर क्या सोचता है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कश्मीरियों पर आर्मी को क्या करना चाहिए। ये हुर्रियत बताती थी सरकार। नरेंद्र मोदी आए, बोले यार ये गजब बवाल है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई हुर्रियत है, कॉन्फ्रेंस है, हर आदमी अपने आप में नेता है और वही आदमी पूरी की पूरी पार्टी है।
और वो लोगों का झुंड तय करेगा कि पाकिस्तान से क्या बात। वो हुर्रियत कहाँ है राहुल जी? आज तो दर्द तो दो तरफा है ना पाकिस्तान का। ये लोग हुर्रियत के साथ मिलकर के कश्मीर में अटैक प्लान करते थे। आज वो हुर्रियत नहीं है जो उनके कहने पर पाकिस्तान के लिए कश्मीर में माहौल बनाएगा। माहौल बनाएंगे तो ठोक दिए जाएंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है राहुल जी। और जैसे धारा 370 हटी, ये हुर्रियत को भी जूते पड़े, हुर्रियत के नेताओं। आपको याद होगा राहुल जी, ये हुर्रियत के कुछ नेता थे, उनको दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों के साथ बाकायदा हवेली घर दी जाती थी कि भाई साहब दिल्ली में रहिए। कश्मीर में मौसम जब खराब हुआ, बहुत बर्फबारी होगी, तो जनाब दिल्ली में रहेंगे, राजधानी में। और राजधानी में रह के इन बेशर्मों को अगर आप कह दो कि भारत जिंदाबाद कहो तो कहते नहीं नहीं, कश्मीर तो अलग है, कश्मीर भारत का है ही नहीं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद दिल्ली में रह के कर लेते थे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद, और इस पर किसी को कोई आपत्ति ही नहीं थी। वो सारी दुकानें जो हैं अब बंद हो गई हैं। और यही कारण है कि आप देखिए ना, यहां बैठे पाकिस्तान परस्त आपको कहेंगे कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है। जिसने लाहौर नहीं देखा तो कुछ व्याख्या ही नहीं। आपने लाहौर नहीं देखा तो फिर आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव अब इस देश में चलता नहीं है। और इस बात का दर्द बहुत सारे लोगों को आज तक है राहुल जी। तो ये कब तक चलेगा प्रकाश भाई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, यहां आप वोट चोरी, वोट डकैती का जो मुद्दा उठा रहे हैं, हमें नहीं पता वो मुद्दा जमीन पर देखिए लोग उसको कितना महत्व दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, क्या हम नहीं जानते हैं? क्या पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, इसमें छुपाने वाला कुछ है नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने कंपेयर किया, आपने कहा कि देखिए नेपाल बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, और यहां के युवाओं को आप लगातार उकसा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए वोटों की चोरी हो रही है। अब जिन जिन लोगों को कैमरे पर लेकर के आए हैं राहुल गांधी, उन्होंने क्या कहा बाद में? बिहार में आपको याद होगा, एक महिला को लेकर के आए थे, उसके बाद में एक पुरुष को लेकर के आए थे, बाकायदा माइक दिया था, माइक पर कहलवाया था। अगले दिन जब मीडिया वालों ने जाकर के उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि हमसे तो कहलवाया गया था। अब बीते दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें एक नंबर सार्वजनिक किया। वो नंबर बताया जा रहा है प्रयागराज के अंजनी मिश्रा का। उन्होंने मीडिया के सामने आकर के ये कहा है कि पिछले 15 सालों से यही नंबर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब से राहुल गांधी ने ये नंबर उनका लिया है, उनके पास में इतने सारे फोन आ रहे हैं, लोग उनको परेशान कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि मेरा तो कोई मतलब नहीं, कहां कर्नाटक, कहां महाराष्ट्र, मैं यहां यूपी में रहता हूं, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। वो कह रहे हैं निजता का हनन है, मैं जा रहा हूं एफआईआर करने के लिए। तो ये मतलब केवल आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए, और वो सिद्ध भी नहीं हो पा रही है। चुनाव आयोग ने तो तुरंत कह दिया, पहले कहा कि जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं ये गलत हैं, जो आपने कहा ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद में शाम के टाइम खबर आती है, चुनाव आयोग ने कहा कि जो ये शिकायत आप जो बता रहे थे, हम तो पहले ही ये शिकायत दर्ज करा चुके हैं। अरे राहुल जी, राहुल गांधी ही दो तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, सुबह के राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, शाम के राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। सुबह राहुल गांधी ने कहा कि 6000 इतने वोट डिलीट हो गए, हाँ, कांग्रेस के ही वोट डिलीट हो गए। हाँ, शाम को वही राहुल गांधी ट्वीट ये करते हैं कि अगर ये वोट डिलीट हो गए होते तो हमारा कैंडिडेट हार जाता है। यार गजब बहाल है। अब सुबह वाले राहुल गांधी ठीक थे कि शाम वाले राहुल गांधी ठीक है? दिक्कत सारी ये है राहुल जी कि पता नहीं है कि करना क्या है। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ये जो तथाकथित माहौल चला रहे हैं और मुहिम बता रहे हैं देश को, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पे बोलना क्या है। इतना कंफ्यूजन है, घटक दलों में इतना कंफ्यूजन है राहुल जी। नहीं तो क्या जरूरत थी तेजस्वी यादव को बिहार में अलग से यात्रा निकालने की, बिहार अधिकार यात्रा, वो भी केवल 5 दिन का, केवल 5 दिन का, और 6-7 जिलों से होकर के ही निकलना है। तो ये तो दर्शाता है ना कि सीधे सीधे जो नैरेटिव सेट आप करना चाह रहे हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई साहब आपकी जो यात्रा थी वो यहाँ चलने वाली है नहीं, यहाँ के नेता हम हैं, हम अपने ढंग से बताएंगे कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, अपने ढंग से सीट शेयरिंग करेंगे, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। आप आए और एक और बात देखिए, हुआ कल का क्या, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी कि देर शुरू हुई। पहले लेकर के आना था हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम तैयार नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ तो जो कुछ अधूरा कहीं का था, आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और आप फिर से, अरे भाई आपने पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आप ऑलरेडी कर्नाटक की बात कर चुके,
उसमें ऑलरेडी आप महाराष्ट्र की बात कर चुके हैं और आप फिर से कर्नाटक के 2 विधानसभाओं का अलग से वो लेकर के आ गए, बोले जी डाटा डिलीट हुआ है, और शाम को बोल रहे हैं कि अगर डिलीट हो जाता। यही कंट्राडिक्शन तो राहुल गांधी खुद ही को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और आपको अपनी बात, अपने तथ्य पर इतना यकीन, राहुल जी आप हमको बताओ कि हमको हमारी बात पर इतना यकीन होगा और हमारी बात सामने वाला आदमी मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, और उससे ऊपर की अथॉरिटी में इस बात का फैसला हो सकता है, तो हमको नहीं जाना है ऊपर। तो दर्शकों, यहां बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ आप इस देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि यहां की जो जनता है और खासकर युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं सड़कों पर उतरने के लिए, जो नेपाल में हुआ वो यहां करने के लिए। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। इस देश की जनता जनार्दन ने लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है। नरेंद्र मोदी वो केवल भारत के नेता नहीं हैं, वो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। अभी आपने देखा होगा उनके जन्मदिन पर किस तरीके से विश्व भर से बड़े बड़े नेताओं ने उनको अपनी शुभकामनाएं दी। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, वो फिर से कह रहे हैं। मेरे दोस्त हैं प्रधानमंत्री मोदी, मैं उत्सुक हूं उनसे बात करने के लिए। आप इस देश के युवाओं को जो कह रहे हैं, इस देश के युवा ये समझते हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस देश के युवा ये भी देख रहे हैं, आप विदेश जाते हैं बिना बताए, आप जो आपकी सुरक्षा एजेंसीज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आप उनको भी कुछ नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? ऐसे क्या कारण हैं? ये सवाल हैं, ये जनता के सवाल हैं। आप क्या समझते हैं? जनता जनार्दन जो आप कहेगी वो मान लेगी क्या? एक अपवाद 2024 का लोकसभा चुनाव रहा, जहां संविधान चला, आरक्षण चला, लेकिन लोग ये कहते हैं वो बाढ़ का पानी था, वो बाढ़ का पानी अब सूख चुका। उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हैं वहां क्या हुआ? आप ये कहते हैं कि एग्जिट पोल्स तो कुछ अलग कह रहे थे, नतीजे कुछ अलग आए। तो भाई साहब, एग्जिट पोल्स तो 2024 के लोकसभा चुनाव भी बहुत कुछ कह रहे थे। एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि 400 पार एनडीए सरकार। कितनी सीटें आई? बीजेपी कहां रह गई? ये क्या आम जनता को समझ में नहीं आता है क्या? सबको समझ आता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।